हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का करने जा रहे हैं। नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको मनी का मतलब, और फिर धीमे धीमे आप लोग को ले चलेंगे किसकी ओर, क्रेडिट की ओर। बड़े ही सिंपल शब्दों में आपको समझाता हूँ मैं आप लोग को। तो सबसे पहली बात की मनी, आखिर हमें मनी की ज़रूरत पड़ी क्यों। मनी के पहले क्या हुआ करता था, मनी किस लिए यूज़ करते हैं, आखिर मनी की ज़रूरत क्यों है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि इकोनॉमी के अंदर हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। किसके लिए बच्चों, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। कोई किस चीज़ में डील करता है तो कोई किसी चीज़ में डील करता है, तो हमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही होना पड़ता है कहीं ना कहीं, जिसके लिए हमें करना होता है क्या, एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब ये मत समझना कि भाई स्कूल से घर गए, ड्रेस चेंज किया, घर की ड्रेस पहन लिया, एक्सचेंज हो गया ना। या हमने किसी को कुछ दिया, उसे नॉर्मली एक पेंसिल दिया, दो पेंसिल दिया, उससे एक पेन ले लिया। या हमने नॉर्मल भाषा में एक्सचेंज का मतलब ही नहीं। एक्सचेंज का मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में क्या होता है, जहाँ पर वॉलेंट्री, म्यूचुअल और लीगल, तीन चीज़ यहाँ पे होती है। वॉलंटरी मतलब बिना किसी दबाव के। म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों की रजामंदी किसी चीज़ को लेन देन के लिए। और लीगल जो लॉ की नज़रों में लॉफुल है उसको बोलते हैं लीगल। ठीक है। तो वॉलंटरी, म्यूचुअल और लीगल, जब किस चीज़ का ट्रांसफ़र होता है, किस चीज़ का ट्रांसफ़र, गुड्स और सर्विसेज का, और उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, अर्निंग ऑफ मनी। अगर हम कोई एक्सचेंज करते हैं और हमें कोई अर्निंग नहीं हो रही है तो वो एक्सचेंज एक्सचेंज नहीं कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। एक्सचेंज का मतलब इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जहाँ पर कोई अर्निंग ना हो तो वो एक्सचेंज एक्सचेंज नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक्सचेंज किसके लिए किया जाता है, अर्निंग ऑफ मनी के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, तो वो मान लीजिए कि हम वहाँ उसके पास पेन लेने के गए। पेन कितने रुपीज़ का है, 10 रुपीज़ का सेल प्राइस है। कौन सा प्राइस है ये, सेल प्राइस। तो क्या वो इसी कॉस्ट प्राइस पे खरीदता है, नहीं। वो तो 7 रुपीज़ का या 8 रुपीज़ का लेता है, उसको 10 रुपीज़ का बेचता है। इससे उसको 2 या 3 रुपए क्या होती है, बीच में अर्निंग होती है। वो इससे 2-3 रुपए क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है, जिससे वो अपने लाइवलीहुड चलाता है, अपनी फैमिली चलाता है, अपनी अर्निंग्स करता है। तो पहले के ज़माने में क्या था, जब मनी का एवोल्यूशन नहीं था, तो जो एक्सचेंज था, बेसिकली एक्सचेंज जो है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों डायरेक्ट एक्सचेंज, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सचेंज। थोड़ा सा मैं डेप्थ में ले चलता हूँ आप लोगों को। एक होता है डायरेक्ट एक्सचेंज और एक होता है इन डायरेक्ट एक्सचेंज। ठीक बात है कि नहीं। डायरेक्ट का मतलब दूसरे शब्दों में बोलते हैं इसको हम लोग बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम, बार्टर, जहाँ पर गुड्स के बदले में गुड्स ही क्या किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। उसको बोलते हैं क्या हम लोग, बार्टर एक्सचेंज। लेकिन इनडायरेक्ट एक्सचेंज में एक साइड मनी होगी और एक साइड क्या होगा, गुड्स होगा। उसको बोलते हैं मनी इनडायरेक्ट एक्सचेंज। और इसको हम लोग सेल एंड परचेज सिस्टम भी बोलते हैं, सेल एंड परचेज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो ये एक्सचेंज की डेफिनेशन हो गई। तो सबसे पहले एक्सचेंज बनना चाहिए। एक्सचेंज क्या होता है, जहाँ पर वॉलेंट्री, म्यूचुअल और लीगल ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज होता है, हम उसको बोलते हैं क्या, एक्सचेंज। एक्सचेंज दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सचेंज और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सचेंज। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ इनडायरेक्ट एक्सचेंज, मनी, सॉरी सेल एंड परचेज। यहाँ पे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर मनी और गुड्स, एक तरफ मनी एक तरफ गुड्स होता है। इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए, अब पहले क्या था कि इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, सिविलाइजेशन बहुत बैकवर्ड थी। तो जो बेटा बार्टर सिस्टम था, उसके अंदर बहुत सारे डीमेरिट्स पाए गए, बहुत सारी दिक्कतें गई, बहुत सारी प्रॉब्लम गई। जिसमें सबसे ऊंची प्रॉब्लम जो थी वो थी प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। प्रॉब्लम ऑफ
डबल को इंसिडेंस। पहले इसका मतलब समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ये, और इसके पास जो है राइस है, इसके पास क्या है, राइस, और इसको घर से ऑर्डर मिला है कि आप राइस ले जाओ घर से, और इसके बदले में क्या लेके आना, वीट लेके आना। तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी जिसके पास क्या हो, वीट हो, और बदले में उसे क्या चाहिए हो, राइस चाहिए हो, जब तो एक्सचेंज हो पाएगा। इसके पास है क्या, राइस, इसके पास क्या है, वीट। तो ये राइस के बदले वीट चाहता है, लेकिन इसको ऐसे व्यक्ति को तलाश करना पड़ेगा जिसके पास वीट हो, उसको क्या चाहिए हो, राइस। तब तो एक्सचेंज की दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको वीट नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए है, मान लेते हैं ग्राम्स चाहिए, चने चाहिए इसको। तो अगर इसको ग्राम्स चाहिए है तो क्या ये एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसके पास क्या था, राइस, बदले में क्या चाहिए, वीट। इसके पास वीट तो है मगर इसको बदले में राइस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ग्राम्स। तो इसी को बोलते हैं बच्चों क्या, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। वैसे बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी आप लोग के बुक के हिसाब से कौन सी एक ही प्रॉब्लम, क्या नाम जिसका, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस। अब बात करते हैं मनी की, जिसमें हम लोग मनी एक्सचेंज की बात करेंगे। मनी क्या है, मनी इज जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। बिल्कुल सिंपल भाषा में क्या, पीस ऑफ पेपर विच एक्ट एज इंटरमीडिएट in the exchange process। मनी क्या है, एक तरह जस्ट पीस ऑफ पेपर है जो एक्ट करता है क्या, इंटरमीडिएट काम करता है किसमें, एक्सचेंज के प्रोसेस में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मनी जो है अभी आप लोग जो देख रहे हैं वो बहुत ही कहना चाहिए डेवलप्ड वे में देख रहे हैं। पहले बहुत शुरू के ज़माने में गोल्ड कॉइन की जगह यूज़ करते थे, गोल्ड के फॉर्म में यूज़ करते थे लोग मनी को, सिल्वर के फॉर्म में यूज़ करते थे, कॉपर के फॉर्म में, इवन सिल्वर के अलावा एल्यूमिनियम के कॉइन्स भी चलते थे, एल्यूमिनियम के कॉइन्स चला करते थे। बहुत सारे मेटल्स का यूज़ हुआ है। फिर धीमे धीमे क्या आया, पेपर मनी आई, और पेपर के बाद आजकल जो देखते हैं हम लोग क्या, प्लास्टिक मनी, दैट इज़ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड वगैरह हो गया। आजकल तो ज़रूरत इसकी भी नहीं पड़ती है, सब कुछ किससे जाता है, ऑनलाइन जिसको बोलते हैं हम लोग। उसमें किसी भी तरह का हमको मनी का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ठीक है ना। तो अब जो नोट चलते हैं या करेंसी चलती है, तो उसमें एक पहली बात तो क्या है कि नोट जो है इट इज़ कंट्रोल्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कि आप चाहो कि आपकी इच्छा हो जाए कि चलो हम क्यों ना घर में बना लेते हैं नोट, तो ये पॉसिबल है क्या, नहीं है। फिर इसको इशू भी कौन करता है, इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होती है वो कहलाती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहलाती है बच्चों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। हर एक कंट्री का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर थर्ड आता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ नो वन कैन रिफ्यूज टू टेक पेमेंट इन रुपीज़। कोई व्यक्ति रिफ्यूज़ नहीं कर सकता आपको अगर आप क्या कर रहे हैं, उसको पेमेंट। आ रही बात समझ में। तो ये बात थी किसकी, करेंसी ऑफ, इशू ऑफ करेंसी की कंट्रोल किसका होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। करेंसी इशू कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और लॉ के आधार पर इंडिया के रहने वाले लोग रुपीज़ को लेने या देने से डिनाई नहीं कर सकते। और आजकल तो इकोनॉमी जो कैशलेस इकोनॉमी होती जा रही है, जो मैंने बताया था आपको अभी, कैशलेस मतलब आप अपने मोबाइल के थ्रू पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, कैश की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो अब इस कैश को संभालने के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना जिसका नाम क्या था बच्चों, बैंक। क्या है, बैंक। बैंक क्या करता है, पहला काम
तो एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट, जिसके पास पैसा हो भाई कहाँ जमा कर दो, बैंक में जमा कर दो। तो सर उससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो पहले बात तो आपका पैसा सेफ रहेगा, एक पहला फ़ायदा क्या है, पैसे की सेफ्टी रहेगी। और दूसरा फ़ायदा क्या है, आपको आपके पैसे के ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक बात है कि नहीं? आपकी जब इच्छा हो यू कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक एनी टाइम, किसी भी टाइम आप अपना पैसा बैंक से विड्रॉ कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर बैंक बंद हुई तो, अरे भाई तो एटीएम कार्ड तो होगा, है ना। और आजकल तो यूपीआई ट्रांसफ़र भी हो गया। और तीसरी बात, चेक बुक भी इशू करती है बैंक। अगर मुझे किसी को ह्यूज अमाउंट कोई पे करना है तो मुझे अपने पास कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं किसके थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ? चेक के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ। ये बात सारी किसकी हुई बच्चों? मनी के बारे में बात किया। अब दूसरा जो था मनी एंड क्रेडिट, तो अब बात करेंगे किसकी? क्रेडिट की। तो बस क्रेडिट का मतलब सिंपल समझ लो क्या होता है, एक तरह से लोन। एक तरह से क्या होता है? लोन। अब बैंक क्या करती है, जैसे मान लो बैंक है, ये बैंक है। अब बैंक क्या एक इंस्टीट्यूशन बन गया, तो यहाँ पर कौन आता है? एक जो डिपॉजिटर है, जिसको अपने पैसे डिपॉजिट करना है, वो भी यहाँ आता है पैसे डिपॉजिट करने के लिए। और यहीं पर लोग कहाँ खड़े होते हैं? बोरोवर्स भी। यहीं पर कौन खड़े होते हैं बच्चों? बोरोवर, जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं, है ना। तो डिपॉजिटर क्या करता है? अपना पैसा बैंक में जमा कर देता है। खूब सारे डिपॉजिटर होते हैं, वैसे बोरोवर यहाँ पे खूब सारे पैसे लेने भी आते हैं। तो बैंक क्या रोल प्ले करता है? ध्यान से बात सुनना। बैंक इनसे पैसा लेता है और बोलता है कि आपको हम, ये ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर है कि आपको हम 6% इंटरेस्ट देंगे आपके डिपॉजिट्स पे। और बोरोवर से बोलती है कि आपसे हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, है ना। तो 10% इंटरेस्ट लिया बैंकर ने किससे? अपने बोरोवर से, और इनको दिया 6%। तो बीच में 4% किसको बच गए? बैंक का ये प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए 1% खर्चा आया बैंक का सेटअप लगाने में, एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो ये सब खर्च करने के बाद भी 3% बैंक को बच जाता है। 3% का मतलब ये फिगर करोड़ों में है बच्चों, ठीक है। तो अब बात करते हैं लोन का मतलब क्या होता है। आखिर जो बोरोवर होते हैं वो क्या करते हैं? लोन लेना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छे से समझेंगे बात को, ठीक है। तो पहली बात, लोन क्या होता है? लोन इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट। ये क्या है? एक तरह का एग्रीमेंट है इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विथ मनी। लेंडर मनी, जो लोन देता है उसको बोलते हैं लेंडर। किसको? बोरोवर को मनी सप्लाई करता है, बदले में गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। तो मतलब फ्यूचर पेमेंट हमको मिल जाएगा, ये लोन की बेसिक होती है। तो लोन लेना बताओ आप लोग, अच्छी बात है या बढ़िया बात है? अच्छी बात है या बेकार बात है बच्चों? देखो, अगर हमने लोन लिया है और उससे हम बिजनेस करते हैं, और उससे हम क्या करते हैं बच्चों? बिजनेस करते हैं, और हमसे हम अच्छी अर्निंग करते हैं, हम उससे अच्छी अर्निंग करते हैं, तो फिर लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जहाँ पर लोन लिया हमने और उसका हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए, इसे मान लीजिए एग्जाम्पल, एक फार्मर का एग्जाम्पल लेते हैं। फार्मर ने लोन तो ले लिया बेचारे ने, अब मान लीजिए उसने खेती किया, खेत में अपने सीड्स वगैरह डाला, अच्छी मान लीजिए रेनफॉल नहीं हो पाई इन केस, मान लीजिए, ठीक है, या फिर ड्रॉट पड़ गया, या फिर क्या हो गया, बाढ़ आ गई, इसको बोलते हैं फ्लड वगैरह आ गया, तो इसकी फसल तो खराब हो गई। अब बैंकर को तो बैंक वापस लोन करना ही पड़ेगा ना। अगर ऐसी स्थिति बनती है जब बैंकर लोन का पेमेंट नहीं कर पाता है फार्मर, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों? वो परेशान हो जाता है और फिर अच्छे से लोन का पैसा नहीं दे पाता है, जिससे कि उसकी हो सकता है कि उसको
अपनी प्रॉपर्टी वगैरह भी उस लोन के पेमेंट को करने चक्कर में उसको बेचनी पड़ जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसकी टर्म्स ऑफ क्रेडिट आखिर हमें ये कैसे मिलेगा, क्या इसकी हम बात कर रहे हैं लोन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट में पहले क्या आता है, सबसे पहली बात आती है इंटरेस्ट रेट की, कि किस रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है। कोलेट्रल का मतलब होता है कि आपने बैंक से पैसे तो ले लिया, लेकिन आपको कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी, बैंकर को सिक्योरिटी के रूप में घर, मकान, खेत, ताकि मान लो कल को आप उसको पैसा वापस ना करो तो बैंकर उस प्रॉपर्टी को यानी सिक्योरिटी वाली चीज़ को बेच करके अपना पैसा रिकवर कर पाए। फिर डॉक्यूमेंटेशन भी करने पड़ते हैं बैंकर्स को। उसके बाद आता है मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से आप पेमेंट करोगे, किस्तों में करोगे, एक साथ करोगे, टर्म लोन होगा या कैश क्रेडिट लोन होगा, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती है। उसके बाद तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है, कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होती है। कोलेट्रल सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चों, इट इज़ एन एसेट। मैंने बताया था अभी, इट इज़ एन एसेट माने होता है संपत्ति, दैट द बोरोवर, जो बोरोवर होता है, ओस, जो भी उसको ओन्स करता है इसको, एंड uses this is as a guarantee to a lender, to the lender until the loan is repaid। कोलेट्रल क्या है, एक तरह की संपत्ति जो हमको बैंकर को देनी पड़ती है, यानी कि लेंडर को देनी पड़ती है, जब तक कि हमारे लोन का पैसा हमें वापस रिपेड ना हो जाए। ठीक है, अगर लोन वापस नहीं किया जाता तो ऐसे प्रॉपर्टी जो है, जो लेंडर होता है उसको वो सीज कर लेता है और उसको बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लेता है। उसको बोलते हैं क्या बच्चों, कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो जब भी किसी को बैंक से अगर कोई लोन लेना होता है तो उसे कोलेट्रल के रूप में, सिक्योरिटी के रूप में कुछ ना कुछ एसेट्स अपने रखने पड़ते हैं, किसके पास, बैंकर के पास, लेंडर के पास, गारंटी के रूप में, ताकि अगर आपने कल को पैसा उसका नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बैंकर जो है, लेंडर जो है उसको बेच करके और अपने पैसे वसूल कर लेगा। ठीक है, अब लोन आप किस किस से ले सकते हो, एक तो बताया किसका, जो बैंक से ले सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको लोन दे सकते हैं। कौन कौन सर, एक तो फैमिली हो गई, फैमिली के लोग से ले सकते हो आप, अपने कोई रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे ले सकते हो, अपने दोस्तों से ले सकते हो। तो इस तरह से ये जो सेक्टर कहलाता है इसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। और ये वाला जो बैंक वाला है ये कहलाता है बच्चों क्या, फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जिसको गवर्न करता है, रेगुलेट करती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक जो सब बैंकों के जो सबसे हेड है ना, उसको बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस तरह से लोन देना है, किस रेट पे देना है, कितना अमाउंट किसको देना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट जो है क्या करती है, तय करती है। इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते कि फ्रेंड से आप कितना लोन दे रहे हो, कब नहीं दोगे, और ये सब बातें होती हैं। ठीक है, तो एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत चलता है, जबकि इनफॉर्मल में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं आरबीआई का रोल क्या होता है। रोल ऑफ आरबीआई, पहला जो आरबीआई होती है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervises all the functioning of all formal source of loan। जितने भी फॉर्मल सोर्सेस के द्वारा जो लोन होते हैं, जो मैंने बताया था आरबीआई के बैंकर के द्वारा, उन सब को सुपरविजन काम करती है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक बात है कि नहीं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको दूसरा पॉइंट साफ दिखाई दे। सेकंड पॉइंट,
आरबीआई मॉनिटर करती है, आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन actually maintaining the minimum cash balance, that is 15% of total deposits। अब सर इसका मतलब क्या है? अभी मैंने बताया था आप लोग को, बैंक के पास एक तरफ कौन आते हैं जमा करने के लिए, जो उसके डिपॉजिटर हैं, एक तरफ कौन होते हैं, बोरोवर। तो मान लीजिए कि जितना भी पैसा आया बैंक के पास, मान लेता हूँ इतना पैसा आया, तो क्या ये पूरा पूरा पैसा बोरोवर को दे देगी? नहीं सर, कुछ ना कुछ तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना अपने पास। तो 15% का बैलेंस हर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, ताकि मान लो डिपॉजिटर कभी भी अपना पैसा लेने आ गया तो कम से कम उसकी हम जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर पाएँ। तो ये बात ध्यान रहेगी सबको। आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग द मिनिमम कैश बैलेंस, दैट इज 15% ऑफ टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है बच्चों। फिर थर्ड बात जो है इसकी रोल की आरबीआई के, पीरियोडिकली, समय समय पर जो बैंकर होते हैं, जो बैंक होती है, सभी बैंकों को हैव टू सबमिट, हैव टू submit what information of what to RBI on how much they are lending, कितना पैसा वो लोग लैंड कर रहे हैं और किसको, टू होम, एट वॉट इंटरेस्ट रेट। आरबीआई को समय समय पर सभी बैंकों को ये रिपोर्ट देनी पड़ती है कि समय समय पर कि वो किस किस को लोन दे रही है, कितना कितना अमाउंट दे रही है और किस किस रेट पे दे रही है। सारी जानकारी बैंकर्स को देनी पड़ती, किसको, आरबीआई को। ठीक है बच्चों। तो ये रोल ऑफ क्या होता है, आरबीआई। अच्छा, उसके बाद जो हमने बात की थी दो सेक्टर की, उसमें एक किसकी बात की थी, फॉर्मल की, और एक किसकी बात की, इनफॉर्मल सेक्टर की। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है बताया था आप लोगों को ना। पहला पॉइंट बहुत ही इजी है, एक भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। इसको सुपरवाइज कौन करता है, कौन बच्चा बताएगा? सुपरवाइजेज बाई, वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें लिख सकते हो नो वन सुपरवाइजेस, ऐसे लिख सकते हो आप, शॉर्ट में लिखा समझ जाना। ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, एक फिक्स रेट है अमाउंट का, फिक्स रेट है और वो भी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके अंदर। इसमें ना तो कोई फिक्स रेट है, नो फिक्स रेट है, और ना ही कोई लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोग जनरली क्या करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा दिया करते हैं क्रेडिट में। लो रेट पे क्यों देती है गवर्नमेंट, आखिर क्यों देती है लो रेट में? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन बोरो कर सकें, ध्यान से बात सुनना, लोन बोरो कर सकें, उससे बिजनेस कर सकें और इकोनॉमी में ग्रोथ ला सकें, और लोगों को क्या मिलता है इससे, एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। ये फॉर्मल सेक्टर का काम होता है। ठीक है, इतने डिफरेंस बहुत है, तो इसके दो डिफरेंस याद कर लोगे आप लोग। कई बार बच्चों क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का जो बोरोड लोन होता है वो इस तरह का हो जाता है कि वो बार बार बोरो करने के बाद भी वापस से रीपे नहीं कर पाता है, उसका रीपेमेंट नहीं कर पाता है। तो ऐसी स्थिति में, जैसे मान लीजिए कि आपने एक बार लोन लिया, अब आपने फसल के लिए 10,000 रुपये का लोन लिया था, आप फार्मर हो मान लो, अब आपकी फसल उग नहीं पाई, अगली बार आपने फिर 20,000 रुपये लोन ले लिया, अगली बार फिर कुछ कारण हुआ आप नहीं ले पाए। तो ऐसे में क्या हुआ, आप कर्ज के जाल में फंसते गए, और जब कर्ज के जाल में फंसते गए तो इसको नाम देते हैं क्या हम लोग, डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं बच्चों, डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, अगर कोई बिजनेसमैन प्रॉपरली बिजनेस नहीं कर पाता है, या फार्मर है या कोई भी छोटा मोटा व्यापारी भी है,
और समय पर अपने पैसा रिपे नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में वो कर्ज के जाल में फंस जाता है, और उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, डेट ट्रैप। ठीक है बच्चों, तो इनफॉर्मल सेक्टर में किसकी बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में जो पैसा लेने की जो वो, जैसे मान लो कि पूरा ये है, तो 50% लोग जो है 50% लोग जो हैं फॉर्मल लोग यहाँ से लोन लेते हैं, और जबकि 50 लोग कहाँ से लेते हैं, सॉरी ये अलग लिख दिया, इनफॉर्मल सेक्टर लोन लेते हैं। 50% का है, 50% लोग फॉर्मल लोन लेते हैं, 50% ही इनफॉर्मल। अब इसका जो डिफरेंस पड़ोगे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। जो फॉर्मल लोग हैं उसमें रिच पर्सन जो है, 90% लोग जो लोन लेते हैं, रिच लोग, वो किस सेक्टर से लेते हैं, फॉर्मल से। जरा खुद सोचो आप लोग, 90% रिच लोग की बात कर रहा हूँ, वो किससे लेते हैं, फॉर्मल से। जबकि इनफॉर्मल जो सेक्टर है, यानी कि कौन बैंक जाए, कौन फॉर्मेलिटी करे, जहाँ से पैसा मिल रहा है, वहाँ 85% जो कौन है, पुअर लोग हैं, वो कहाँ से लेते हैं लोन, 85% लोग कहाँ से लेते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से। क्यों, उनके पास लेस एजुकेशन रहती है, कोई बैंक के रिकॉर्ड नहीं होते हैं, कई बार तो उनके पास आसपास जो गांव के एरिया है, रूरल एरियाज़, वहाँ पे बैंक भी नहीं होते हैं, और वो लेस एजुकेट होते हैं, और नियरली बाई कोई बैंक नहीं होता है, और उनके पास कई बार कोलेक्ट्रल का सिक्योरिटी के लिए अमाउंट भी देने को नहीं होता है। इसीलिए वो लोग सोचते हैं कौन फॉर्मल सेक्टर में जाए, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। इनफॉर्मल में कोई भी इजीली लोन अवेलेबल इजीली मिल जाता है लोग को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई सब बच्चों को। उसके बाद बात करते हैं किसकी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बड़े ध्यान समझेंगे इसको, हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं क्या, SHG। इसमें क्या होता है जो बेचारे बहुत गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो डेली अपनी जो भी अर्निंग करते हैं उसमें 25 से लेके 100 रुपीज़ तक वो धीमे धीमे क्या करते हैं, कुछ लोग इकट्ठा हो गए और इस तरह से अपनी सेविंग करना यहाँ पर शुरू करते हैं। पैसा इसके अंदर धीमे धीमे, एक आदमी के पास तो 2500 होंगे, लेकिन बहुत सारे गांव के लोग जब मिल जाएंगे जो पुअर हैं, तो वो बहुत सारा पैसा इसके अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। उससे क्या होगा सर, तो उससे ये होगा कि एक ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया, खूब सारा पैसा इकट्ठा हो गया। फिर जिस बंदे को भी ज़रूरत होगी पैसे की, तो वो इसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से वो पैसा लोन ले सकता है। और फिर धीमे धीमे तो इस तरह होता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जब नाम बन जाता है, तो वो बैंकर के पास ये पूरा कलेक्टर के रूप में पैसा जमा कर देते हैं। किसके पास, बैंकर के पास। और जो बैंकर होती है, बैंकर जो है, इनको फिर कोलेट्रल रख करके ह्यूज अमाउंट भी कई बार इनको फाइनेंस कर देती है। अब इसके और भी फायदे हैं SHG के। पहले तो ये लोग रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं। पहली बात क्या है कि रेगुलर मीटिंग करते हैं लोग। उससे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है उससे, कि सब कोई मिल करके मीटिंग करते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। अगर मान लो किसी फार्मर का कोई नुकसान भी हो गया, तो ये मिल करके सब कोई मीट कर लेते हैं, और सोशल वायलेंस जो होता है उसको दूर कर सकते हैं, और एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से ये SHG सक्सेस कब होता है, जब रेगुलर मीटिंग होती है और सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो इस तरह से सारा चैप्टर बेटा ये है। और लास्ट में का टॉपिक और है, आप लोग पढ़ना, कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछना। और आप लोग को कभी भी कोई डाउट लगे तो प्लीज़ मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो 9039111222। और अगर पूरा टॉपिक आपको बहुत ही शॉर्ट और समराइज वे मैंने बताया है, बड़े ध्यान से पढ़ना आप, इसके अलावा कुछ है नहीं। एक आध स्टोरीज खुद पढ़ना, कुछ डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं एक और वीडियो बना दूंगा, फिर आप लोग की लाइव क्लास ले लूँगा। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा करे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो। चलो बाय बच्चों, थैंक यू।